वंदे मातरम। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड के बजट सत्र को लेकर बड़ी खबर। गैरसैंण में नहीं होगा, देहरादून में होगा विधानसभा का बजट सत्र। 14 जून से 20 जून तक बुलाया जाएगा बजट सत्र। चारधाम यात्रा के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स चारधाम यात्रा में तैनात की गई है और उसी के चलते अब देहरादून में विधानसभा का बजट सत्र होगा। पहले 7 जून से बुलाया गया था विधानसभा का बजट सत्र। प्रमुख सचिव विधायी ने सचिव विधानसभा को पत्र भेजा। पुलिस की कमी के चलते गैरसैंण में सत्र न कराने का अब फैसला किया गया है, क्योंकि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को चारधाम की यात्रा में लगा दिया गया है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो पुलिस फोर्स की कमी के चलते अब विधानसभा का जो बजट सत्र है वो गैरसैंण में ना होकर अब देहरादून में होगा, क्योंकि पूरा की पूरी जो वजह बताई जा रही है वो पुलिस फोर्स कम होना बताई जा रही है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और उसी वजह से ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है। अब देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र होगा। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को चारधाम यात्रा भेज दिया गया। आपको बता दें कि 7 जून से पहले बजट सत्र बुलाया जाना था, लेकिन प्रमुख सचिव विधायी ने सचिव विधानसभा को पत्र लिखा। पुलिस की कमी बताई गई है कि पुलिस की बहुत ज्यादा इस समय प्रदेश में कमी है, क्योंकि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को चारधाम की यात्रा में लगा दिया गया है। वहां बहुत ज्यादा जरूरत है और यही वजह है कि बजट सत्र को अब गैरसैंण में ना कराया जाए, बजट सत्र को अब देहरादून में कराया जाए। तो अब बजट सत्र की शुरुआत होगी जो कि देहरादून में होगा। चारधाम यात्रा के चलते यह बड़ा फैसला किया गया है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। पहले 7 जून से सत्र बुलाया जाना था, लेकिन उसके बाद चिट्ठी लिखी गई। अब इस समय में तब्दीली की गई है। बजट सत्र का जो समय है, जो समय सीमा है, उसमें तब्दीली की गई है, क्योंकि पुलिस फोर्स की बहुत ज्यादा कमी है। अब बजट सत्र का जो समय है उसको बदल दिया गया है, जगह को भी बदल दिया गया है। पुलिस फोर्स कम होना इसकी वजह बताया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 14 जून से 20 जून तक यह सत्र बुलाया जाएगा। पहले यानी 7 जून से था, अब उस तारीख को बढ़ा दिया गया है। पहले 7 जून से था, लेकिन अब उसको बढ़ा के 14 जून कर दिया गया है। 14 जून से 20 जून तक ये बजट सत्र चलेगा। चारधाम यात्रा के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है और तारीख को भी आगे बढ़ाया गया है। गैरसैंण में अब सत्र नहीं कराया जाएगा, देहरादून में सत्र को कराया जाएगा, क्योंकि जगह को बदला गया है। पुलिस फोर्स की कमी अब यहाँ पर बताई गई है कि पुलिस फोर्स की कमी है और उसी के चलते बड़ा फैसला लिया गया है। योगेश सेमवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। योगेश, पुलिस की कमी है और यही वजह है कि बजट सत्र को अब गैरसैंण में ना कराकर देहरादून में कराया जाएगा। जी बिल्कुल, इस बात को एक तरह से हम पुख्ता नहीं कर सकते कि पुलिस की कमी है, लेकिन एक तरह से अगर बात करें हम तो चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी लगा हुआ है, अन्य प्रशासन अधिकारी जो हैं वो भी चारधाम यात्रा में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम गैरसैंण को देखते हैं तो वो चमोली जिले में पड़ता है। चमोली जिले ही जो है वो उसी में बद्रीनाथ भी है और बगल में अगर देखा जाए तो केदारनाथ धाम भी रुद्रप्रयाग जिले में जो कि आसपास है, यानी कि वहाँ का पुलिस बल भी बड़ी संख्या में अगर कहें तो वो लगा हुआ है चारधाम यात्रा में। उसी साथ से जो अधिकारी हैं वो भी लगे हुए हैं। ऐसे में पहले भी जिस तरह से बातचीत हमने की थी, इससे पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थी तो उनसे भी बातचीत की थी क्या सत्र कहां पर होगा, तो उन्होंने भी इशारों में ये जरूर कहा था कि सत्र हम तभी संभव सत्र को कर पाएंगे कि कहां पर होगा जब हम पूरा का पूरा देख लेंगे कि पुलिस बल कितना है हमारे पास या फिर जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो उपलब्ध हैं कि नहीं है। और उसके बाद अगर बात करें तो जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने भी यही बात दोहराई थी। अब जो मुहर लग चुकी है कि सत्र जो है वो अब देहरादून में होने जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इस समय चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और सबसे ज्यादा प्राथमिकता सरकार की इस समय ये है कि चारधाम यात्रा को बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराया जाए, किसी भी तरह से कोई कमी ना रह जाए। इसके लिए कोई भी कोर कसर सरकार छोड़ना नहीं चाहती है। इसीलिए सरकार ने ये एक बड़ा फैसला लिया है कि अब देहरादून में ही इस बार का जो सत्र है बजट सत्र वो होगा, ना कि गैरसैंण में होगा। क्योंकि अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता रहती हैं। ज्यादा जो एक्स्ट्रा, क्योंकि गैरसैंण में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा भी होता है, उसके साथ ही एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजों को वहां पर उपलब्ध कराना पड़ता है। अगर बात करें हम एक कुक से लेकर अन्य जो व्यक्ति है वो तक वहां पर उपलब्ध कराना पड़ता है, क्योंकि पूरी तरह से विधानसभा वहां पर अभी तक बनी नहीं है, पूर्ण नहीं हुई है। ऐसे में सबको जो है देहरादून से ले जाना पड़ता है। इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई परेशानी वहां पर कम से कम सत्र के दौरान ना हो और साथ ही श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, जो कि प्राथमिकता है इस समय सरकार की। योगेश, जो तारीख आगे बढ़ाई गई है, पहले 7 जून से होना था, अब 14 से 20 जून के बीच में होगा, इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है?
जी बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है राज्यसभा सीट का जो है वो चुनाव होना है। 10 जी। तारीख को नामांकन कल होगा। नामांकन के बाद 10 तारीख को चुनाव होगा। ये चुनाव की वजह से इसको आगे बढ़ाया गया है। जो अभी तक का जो सामने है कि वो यही वजह है कि चुनाव की वजह से राज्यसभा की जो सीट की एक सीट के लिए जो चुनाव होना है, क्योंकि विधानसभा में ही होगा उसका जो भी होगा, अगर निर्विरोध भी जो भी होगा या चुनाव होगा तो वो अगर देखा जाए तो वो विधानसभा में होगा। इस वजह से भी इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है ताकि कोई भी जो है दिक्कत ना हो चुनाव में भी और बजट सत्र में भी। बहुत शुक्रिया योगेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब बजट सत्र जो है गैरसैंण में ना होगा, देहरादून में होगा और तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षाविद और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना सैनी को राज्यसभा का सदस्य उम्मीदवार घोषित किया है। डॉक्टर कल्पना सैनी लंबे समय से संगठन से जुड़ी हुई हैं। उनके पिता स्वर्गीय डॉक्टर पृथ्वी सिंह दीक्षित 1991 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर रुड़की विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे और उत्तर प्रदेश में सिंचाई राज्य मंत्री रहे। रुड़की के आवास विकास में रहने वाली डॉक्टर कल्पना सैनी बीजेपी की हरिद्वार जिले की जिला अध्यक्ष रहीं। इसके बाद उन्होंने रुड़की के श्री गांधी महिला शिल्प इंटर कॉलेज से शिक्षण कार्य शुरू किया। उन्होंने संस्कृत से पीएचडी की डिग्री हासिल की। बाद में वो इस विद्यालय की प्रधानाचार्य भी रही। उसके बाद उनको बीजेपी सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया था। डॉक्टर कल्पना सैनी ने नेटवर्क 10 की टीम से पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की मुख्य समस्याओं, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी प्लानिंग को भी साझा किया है। आप भी देखिए क्या कुछ कहा। उत्तराखंड से भाजपा ने राज्यसभा का सदस्य का उम्मीदवार कल्पना सैनी को बनाया। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। भाजपा ने महिला को यहाँ से राज्यसभा भेजने का इस बार काम किया है। किस तरीके से देखती हैं, जिम्मेदारियां बहुत अहम रहेंगी? देखिए, संगठन ने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है, मेरे प्रदेश नेतृत्व ने, मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने, मैं उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अपने संगठन की नीतियों को ध्यान में रखते हुए मैं उत्तराखंड के लिए, मैं बेटी हूँ उत्तराखंड की, यहाँ की समस्याओं को समझती हूँ। किसान परिवार की बेटी हूँ और किसान परिवार की ही बहू हूँ। किसानों की समस्याओं को समझती हूँ। युवा बच्चे हैं मेरे, मैं समाज से जुड़ी हूँ। पूरे प्रदेश की, चाहे वो पहाड़ की समस्याएं हों या मैदान की, सबसे अच्छे से परिचित हूँ। और मैं उन सब के लिए अपनी पार्टी की नीतियों को, अपनी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को, अपने मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करूंगी और उनकी कसौटी पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। तो ये कल्पना सैनी जी हैं जिनको भाजपा ने राज्यसभा का सदस्य का उम्मीदवार उत्तराखंड से बनाया है। और ख़ास तौर पे कई सारी चुनौतियां हैं उत्तराखंड के, कई सारी ऐसे मसले हैं, महिलाओं से संबंधित अन्य कहीं ना कहीं मसले हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य के। और ऐसे में देखना ये भी होगा कि इन सारी मुद्दों को वो राज्यसभा में किस प्रकार से उठाती हैं और कितना उत्तराखंड के अंदर उनके राज्यसभा जाने पे काम होता है। देहरादून से कैमरा पर्सन सुनील के साथ ज्ञानी तिवारी, नेटवर्क 10। उत्तराखंड में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि मंत्री चंदन राम दास ने बिना मान्यता प्राप्त चल रहे मदरसों को सख्त चेतावनी जारी कर दी है। मंत्री ने कहा है कि अगर मदरसों ने शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं ली है तो सरकार इन मदरसों को बंद करने में बिल्कुल नहीं हिचकेगी। और वहीं अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे चंदन राम दास ने कहा कि प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे हैं, जिसमें 192 मदरसों को केंद्र और राज्य सरकार की सहायता की जरूरत है बहुत ज्यादा। मंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें विभागीय समीक्षा बैठक ली जिसमें यह बात खुलकर सामने आ चुकी है। जो कहते हैं कि गरीब को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यक के बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, इस पर मुझे लगता नहीं है कि बिना शिक्षा विभाग के मान्यता के मदरसों की पढ़ाई को आगे लोगों का अच्छा हित हो सकता है। इसलिए मैंने चेतावनी दी है कि जिन मदरसों को हम धनराशि दे रहे हैं वो सबसे पहले वो शिक्षा विभाग से मान्यता कराएं। यदि मान्यता नहीं कराएंगे तो प्रथम चरण में शिक्षा विभाग से मान्यता अगर नहीं कराते हैं तो प्रथम चरण में हम सरकारी जो इमदाद है उसको बंद करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम मदरसों को भी बंद करने में कोई हिचकेंगे नहीं। ये मैंने साफ बात कही है।
कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम केयर फॉर चिल्ड्रंस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को फंड ट्रांसफर किया है। पौड़ी के प्रशांत कुमार को भी अब इस योजना के तहत फंड ट्रांसफर किया गया है। इस दौरान प्रशांत ने जिला अधिकारी के साथ बैठक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। प्रशांत कुमार ने कहा कि वो बेहद खुश हैं कि अब प्रधानमंत्री के जरिए बच्चों को लाभ मिल रहा है। ऐसे बच्चों को प्रधानमंत्री द्वारा सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि बच्चे कोरोना काल में अपना सब कुछ खो चुके थे। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर उन्हें 10 लाख की एफडी भी उपलब्ध करवाई गई है, जिसको 23 साल पूरा होने के बाद वो निकाल सकते हैं। कल से जो अभियान चलेगा वो एक पखवाड़े का अभियान है, जिसमें हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल की सरकार की उपलब्धियों को लेकर के घर घर में जाकर के और जो जो विशेष काम हुए हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवकों के लिए, सैनिकों के लिए, उन सब को लेकर के जाएंगे और अपनी बात संवाद करेंगे जनता के साथ। ये उपलब्धि लेकर जाने का पखवाड़े का कार्यक्रम है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर देहरादून में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में समन्वय समिति के अध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने पत्रकारों को पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही पत्रकारों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में जो भी परेशानियां आई हैं उसके सुधार को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जाएगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मैं अपने देहरादून के सभी पत्रकार साथियों, जो विपरीत परिस्थितियों में आज एक तरफ मालिक की मार है तो दूसरी तरफ सरकार की मार है, उसके बावजूद कर्म क्षेत्र में डटे रह करके जन सरोकारों को जनता के सामने लाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उसके साथ साथ ये विश्वास दिलाता हूं कि आज नहीं तो कल सही आम आदमी पार्टी के पास जब उत्तराखंड में मौके होंगे तो आपके कर्म क्षेत्र में जो चैलेंजेस हैं, उनमें जो परेशानियां हैं, आम आदमी पार्टी मौका मिलने पर उन परेशानियों में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी होने के साथ साथ उनको कमतर करने की पूरी कोशिश करेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। हरिद्वार प्रेस क्लब में हिंदी पत्रकारिता दिवस के धूमधाम के साथ यहां पर कार्यक्रम किया गया और कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बतौर मुख्य अतिथि रूप में शिरकत की। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों ने भी अपने अपने विचार रखे। इस दौरान हिंदी पत्रकारिता के वर्तमान दशा और दिशा पर गहन मंथन किया गया और देव संस्कृति विश्वविद्यालय, गुरुकुल विश्वविद्यालय और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान सांसद निशंक ने कहा कि वर्तमान में पत्रकार सरकार और जनता के बीच में मजबूत से चौथे स्तंभ के रूप में सेतु का काम कर रहे हैं। समय की जरूरत के अनुसार सोशल मीडिया पर आधार बढ़ गया है और इसलिए पत्रकारों को आज सोशल मीडिया के बढ़ते आधार के बीच में पत्रकारिता के स्वरूप को भी बदलना पड़ेगा। मैं पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पूरे देश के हिंदी पत्रकार मित्रों को, चाहे वो किसी भी विधा से जुड़े हैं, सभी को मैं आज बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि हरिद्वार प्रेस क्लब हमेशा इसको एक उत्सव के रूप में मनाता है और आज ये पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर यहाँ प्रेस क्लब में जिस तरीके से ये आयोजन हुआ है, मैं हरिद्वार के प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी को, उनकी पूरी टीम को और हरिद्वार के सभी अपने साथी पत्रकार मित्रों को भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश संगठन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और वह खुद बीजेपी के प्रदेश संगठन के महामंत्री अजय कुमार भी लगातार चुनाव की तैयारियों को देख रहे हैं। हमारे संवाददाता ने अजय कुमार से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। भाजपा लगातार अपने चुनाव को और मजबूत कर रही है और संगठन महामंत्री अजय जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं सर किस तरह का ये चुनाव है, पूरे आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे चुनाव को? ये उपचुनाव चंपावत के विकास के लिए है और पुष्कर सिंह धामी जी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए ये चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से और घर घर संपर्क से चंपावत के विकास के लिए समर्पित ये चुनाव। कैसे मार्जिन से जीत रहे हैं आप, क्योंकि आप तो जमीन पर बिल्कुल देख रहे हैं, बूथ में देख रहे हैं, किस तरह से स्थिति है, कितने से जीत रहे हैं?
मैंने कहा अभी तक के हुए उपचुनाव में सर्वाधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत रही है। अजय कुमार जी, जो लगातार चुनाव में लगे हुए हैं और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सर्वाधिक जो सबसे अधिक वोट लेकर इस बार मुख्यमंत्री जीतने जा रहे हैं जो आज तक के उपचुनाव हुए हैं। मेरे सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ में योगेश सेमवाल, नेटवर्क 10, चंपावत। चंपावत चुनाव को लेकर सुरक्षा को प्रशासन ने पुख्ता कर रखा है और वहीं चंपावत विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा नेपाल बॉर्डर से भी मिलता है और इसी को लेकर बॉर्डर को सील कर रखा है। चुनाव को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। वहीं जब हम बात करते हैं उनके क्षेत्र की, तो उनके क्षेत्र का काफ़ी हिस्सा जो है वो नेपाल बॉर्डर से जुड़ता है और अभी हम नेपाल बॉर्डर पे हैं। टनकपुर से थोड़ा सा आगे जाके नेपाल बॉर्डर पड़ती है और नेपाल बॉर्डर को भी अब पूरी तरह से सीज कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ जिन्हें जाने दिया जा रहा है वो व्यक्ति हैं जो नेपाल के रहने वाले हैं, जिनके पास नेपाल का कोई ID कार्ड है, यानी वही लोग आना जाना यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इंडियंस जो हैं उनको बिल्कुल से यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था जो है SSB यहाँ पर मौजूद है, वो रोक रहे हैं, किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं। काफ़ी लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और घूमने के लिए लगातार जो है वो लोग आते रहते हैं। इस वजह से भी कि नेपाल देख लें, क्योंकि बहुत पास है नेपाल, तो नेपाल देख लें, सामान कुछ जाकर ले आएँ। लेकिन जिस तरह से चुनाव की वजह से पूरा एरिया को सीज कर दिया गया है, SSB यहाँ पर है, तो वो किसी को जाने नहीं दे रही है। और क्योंकि बैराज भी है यहाँ पर भी घूमना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आचार संहिता के बाद अब कल चुनाव होगा। चुनाव से पहले पूरी तरह से तैयारी की जाएगी कि कोई भी व्यक्ति, इस तरह की कोई संदिग्ध व्यक्ति ना हो जो कि चुनाव को प्रभावित कर सके। इसीलिए बॉर्डर को सीज किया गया है। पूरी तरह से सुरक्षा बल यहाँ पर मुस्तैद हैं। और अन्य अगर बात करें, इसके बाद की अगर बात करें, अंदर की जो स्थिति है वहाँ पर भी पुलिस बल पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी से आगे बढ़ रही है। मेरे सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ मैं योगेश सेमवाल, टनकपुर, चंपावत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डोईवाला जोलीग्रांट निवासी 104 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी साधु सिंह बिष्ट का उनके आवास पहुंचकर सम्मान किया। साधु सिंह बिष्ट देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में एक सिपाही के तौर पर रहे, तो वहीं साधु सिंह बिष्ट ने आज देश के हालातों पर चिंता भी व्यक्त की। साधु सिंह बिष्ट के बेटे का कहना है कि जब यहाँ हमें बताते हैं कि देश की आज़ादी के लिए कितना बड़ा योगदान हमारे देश के वीरों ने दिया है, तो आज भी हम लोगों की आंखें भर आती हैं आंसुओं से। उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी 1940 में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी बताते हैं कि पहले वो अंग्रेज़ों की फौज में शामिल हुए थे, उसके बाद वहां पर जापानी सेना में शामिल हुए और आज़ादी की लड़ाई को लड़ने के लिए वहां पर सुभाष चंद्र बोस की सेना में शामिल हुए। तो वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानी इस देश की अमूल्य धरोहर हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और कांग्रेस जनों को ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को सीख लेनी चाहिए जो कि लोग आज कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई है। इनसे सीख लेनी चाहिए कि खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हरीश रावत ने कहा कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हमारी शक्ति के स्रोत हैं, हमें इनसे आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस उम्र में आज भी कितने मानसिक रूप से सजग हैं, देश कह रहे हैं काम करो, ईमानदारी से काम करो, घबराओ मत। कांग्रेस के लोगों के लिए ये उनका बड़ा भारी संदेश है। तो ये हमारे शक्ति के स्रोत हैं, इनके पास जाकर के इनका आशीर्वाद ले करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। आगे हमारे पिताजी ने भी देश के लिए बहुत कुछ किया। 1940 में वो आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे वो, और वहाँ बहुत मतलब सुभाष जी के साथ रहे। फिर वो इंडिया मतलब जो अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी उसको छोड़ के फिर वो जापानी गवर्नमेंट के साथ आए आज़ादी के लिए, फिर सुभाष के साथ भी रहे। तो कि पिताजी कहते हैं कि अपने ईमानदारी से काम करो, हार जीत तो लगी रहती है। भारत की स्वाधीनता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में देहरादून में बीएसएफ के जवानों ने शौर्य का परिचय देते हुए बाइक पर कई करतब दिखाए। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ बीएसएफ के कमांडेंट महेश कुमार नेगी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े गौरवशाली इतिहास के बारे में लोगों को बताना था और उनमें जागरूकता लाना था। सतपाल महाराज ने
कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए कहा कि बीएसएफ की जाबाज बाइक टीम ने बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग देहरादून के मार्गदर्शन में अपनी जाबाजी का अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के जवानों के कारण आज देश की सीमाएं और हम सुरक्षित हैं और मुझे भी आज अविस्मरणीय कार्यक्रम का साक्षी होने का सौभाग्य मिला है, जिसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। प्रदर्शन के दौरान सीमा प्रहरियों के बेहतर तालमेल और अनुशासन की सबने जमकर तारीफ की। उनकी सुंदर प्रस्तुति के लिए महाराज जी ने भेंट स्वरूप दिए हैं। उनका बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को फंड ट्रांसफर किया। पौड़ी के प्रशांत कुमार को भी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत फंड ट्रांसफर किया गया। इस दौरान प्रशांत ने जिलाधिकारी के साथ बैठक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुना। प्रशांत कुमार ने कहा कि वो बेहद खुशी इस समय जाहिर कर रहे हैं कि इस योजना के माध्यम से ऐसे बच्चों को प्रधानमंत्री द्वारा सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि कोरोना काल में अपना सब कुछ खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर उन्हें 10 लाख की एफडीपी उपलब्ध करवाई गई है। इसको लेकर 23 साल पूरा होने के बाद वो निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 10 लाख रुपए की एफडी के रूप में हमारी सहायता हुई है सर। ये आने वाले फ्यूचर में काफ़ी मददगार रहेगा। और जो सर उन्होंने 5 लाख रुपए का ये हेल्थ कार्ड दिया है सर, ये भी काफ़ी आने वाले समय में या कुछ समय में मतलब जब भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ भी हो तो सर ये भी बहुत ही मददगार रहेगा। तो इस मामले में मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम केयर के माध्यम से जो धनराशि उपलब्ध कराई गई है ऐसे युवाओं को या बालकों को जिनके परिवार के माता एवं पिता दोनों का कोविड के समय देहांत हो गया था और हमारे जनपद में भी ऐसे एक बालक चिन्हित थे। उनको आज जिला स्तर पे बुलाते हुए उनको 10 लाख की धनराशि उनके खाते में उपलब्ध कराई गई है। साथ में उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से जो निर्देश प्राप्त हुआ था, सद्भावनापूर्वक जो संदेश प्राप्त हुआ था, वो भी उपलब्ध कराया गया। बद्री धाम की यात्रा अपने जोर पर है। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। 8 मई से अभी तक 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके पुण्य अर्जित कर चुके हैं। जिलाधिकारी वरुण चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल के बाद रिकॉर्ड श्रद्धालु इस बार भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्री धाम पहुंच रहे हैं। और वहीं हेमकुंड में भी अब तक 14,000 श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी उचित व्यवस्था की है ताकि तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ को देखकर स्थानीय व्यापारी भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस साल यात्रा में बम्पर यात्रा है, काफ़ी भारी मात्रा में यात्री आ रहे हैं। अभी तक हमारे पास यात्रा शुरू होने के बाद से श्री बद्रीनाथ धाम में 4,80,000 से ज़्यादा यात्री अभी तक टोटल आ चुके हैं। और हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने से अब तक 14,000 से ज़्यादा यात्री हमारे यहाँ आ चुके हैं हेमकुंड साहिब में। यात्रा मार्ग पे पानी, बिजली, शौचालय, इवन हेल्थ केयर की व्यवस्था जो है उसको हम लोगों ने बनाई हुई है। और हमारा प्रयास ये है कि जो भी यात्री हमारे ज़िले में आ रहे हैं, धाम के लिए आ रहे हैं, हेमकुंड साहिब के लिए आ रहे हैं। तल्ला नागपुर के मध्य भूभाग में बसे भगवान तुंगनाथ की तपस्थली फलासी गांव में श्री राम कथा का शुभारंभ किया गया। साथ ही भव्य शोभा कलश यात्रा भी यहां पर शुभारंभ किया गया। 9 दिवसीय श्री राम कथा के आयोजन से फलासी गांव समेत तल्ला नागपुर क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय बन गया और श्री राम कथा के पहले दिन सैकड़ों भक्तों ने कथा को सुना। राम कथा घर घर की कथा है। राम कथा एक ऐसा विषय है जो कि एक ससुर को कैसे होना चाहिए, एक स्त्री को कैसे होना चाहिए, एक भाई का क्या कर्तव्य है। राम कथा जीवन जीने का परिहार है जी। राम कथा एक सार्वजनिक प्याऊ है जो घर घर को सुलभ है। राम कथा एक ऐसा दर्पण है जिसमें देखने से हमारा व्यक्तित्व छलकता है। राम कथा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क टाइम। जय हिंद।